हेलो दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस के बुक को कवर कर रहे थे। उसमें हमने पहले चैप्टर में विज्ञान के अनूठे संसार के बारे में देखा था। आज हम दूसरे चैप्टर जिसमें हम अपने आसपास के सजीव जगत में जो भी विविधताएं हैं उन विविधताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, हमारे आसपास के सजीव जगत में जो विविधताएं हैं, ये विविधताएं आपको दो संदर्भ में देखने को मिलेगी। एक तो पौधों के संदर्भ में और दूसरा जीवों के संदर्भ में। ठीक है, तो हम इन्हीं पौधों और जंतुओं के संबंध में जो विविधताएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम पौधों और जंतुओं को किन किन आधारों के किन किन विशेषताओं के आधार पर हम उनका समूहन कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। और फिर इसके अलावा हम देखेंगे किसी भी पौधे या जंतु के लिए उसके आवास का क्या महत्व होता है और उसके आवास के नष्ट होने से उस पौधे या जंतु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक श्लोक से, एक सुभाषित से। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं लेकिन खुद कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते, उसी प्रकार से जो अच्छा मनुष्य होता है वो खुद कठिनाई सहता है और दूसरों का कल्याण करता है, और अच्छे मनुष्य ने जो कुछ भी अर्जित किया है वो दूसरों को ही दे देता है। तो यहाँ पे सुभाषित के साथ इस चैप्टर की शुरुआत की गई है। अब आपको ये तस्वीर अपने स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस तस्वीर में एक कहानी के बारे में बताया गया है। इस कहानी में विज्ञान की एक शिक्षिका है सुलेखा जी। ये अपने स्कूल के बच्चों को एक प्रकृति की सैर पे, जिसको हम नेचर वॉक कहते हैं, उसके उस वहाँ पे लेके जाती है। और इस सैर में उनके साथ डॉक्टर रघु, जो कि आसपास के एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक हैं, और मनीराम चाचा, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक हैं जो आसपास ही रहते हैं और पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। उनको लेके प्रकृति की सैर पर निकला जाता है। बच्चों को ये बताया जाता है कि इस सैर का उद्देश्य क्या है, और इस सैर के उद्देश्य के रूप में उन्हें बताया जाता है कि हमें प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता को और विविधता को अनुभव करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कि हम उन जंतुओं को, उन पौधों को डिस्टर्ब ना करें, उनको उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। तो विद्यार्थी भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं डॉक्टर रघु के साथ जाने को और मनीराम चाचा के साथ जाने को। अब जैसे जैसे वे अपनी सैर पे चलते हैं, उनके उनको अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करने के लिए डॉक्टर रघु उनको उत्साहित करते हैं। तो डॉक्टर रघु ने सबसे पहले विद्यार्थियों को जो पार्क में गंध की विविधता है उसको महसूस करने के लिए कहा। डॉक्टर रघु ने यह भी कहा कि हमें सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। फिर मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वो केवल पौधों और जंतुओं को देखे नहीं, बल्कि उनकी ध्वनियों को ध्यान से सुने भी। तो विद्यार्थी भी अलग अलग प्रकार के पौधे देखते हैं, जिसमें आप घास है, झाड़ियां हैं, बड़े वृक्ष हैं, इन सब को देखते हैं। वो वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हुए उन्हें अलग अलग प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं। एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हुई तितलियां भी देखने को मिलती है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते हुए बंदर भी उन्हें देखने को मिलते हैं, और उन सब के बारे में वो अपनी नोटबुक में अंकित करते रहते हैं। अलग अलग विद्यार्थी जो है वो अलग अलग प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट को सुनते हैं। तो डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है, और इसी को हम प्रकृति में विविधता के रूप में देख सकते हैं। तो फिर डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा से कहा कि आप कुछ पक्षियों की नकल करके दिखाइए। तो मनीराम चाचा ने कुछ पक्षियों की नकल भी की है, और मनीराम चाचा के पीछे पीछे बच्चे भी उनकी नकल करने लग जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझाया गया है कि हम अपने आसपास अलग अलग प्रकार के जो पौधे और जंतु हैं उनको अगर देखते हैं तो उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो आगे के बातों में हम यही देखेंगे कि हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें एक क्रियाकलाप करने को कहा गया है। इस क्रियाकलाप में आपको किसी पार्क में जाना है, वहाँ पे सारी चीज़ों का अवलोकन करना है, और उस क्रियाकलाप के आधार पे यहाँ पे एक तालिका बनाई गई है जिसमें अलग अलग पौधों का अवलोकन किया गया है। जैसे जो सामान्य घास है उसके तनों का अवलोकन किया गया है, उसके तने कोमल और पतले होते हैं। फिर पत्तियों का अभिविन्यास जो है वो देखेंगे तो तने के विभिन्न बिंदुओं से एक आंतरिक रूप से एक पत्ता निकलता है। तुलसी के तने जो हैं वो कठोर और पतले होते हैं।
जो गुड़हल है उसके तने भी कठोर होते हैं, नीम जो है उसके तने कठोर और मोटे होते हैं। तो अलग अलग पौधों का अवलोकन इस तालिका में किया गया है इस क्रियाकलाप के माध्यम से। तो जब हम अलग अलग पौधों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनमें कई सारी समानताएं भी हैं और कई सारी विभिन्नताएं भी हैं। तो इनमें क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है, देखिए। कोई पौधा लंबा है तो कोई पौधा छोटा है, कोई पौधे का तना कठोर है तो किसी पौधे का तना कोमल है ना। फिर किसी पौधे की जो पत्तियां हैं वो अलग अलग आकृति की हैं, किसी पौधे के तने पर पत्तियों का अभिविन्यास भी अलग अलग है, किसी पौधे में फूलों के रंग अलग हैं, किसी पौधे में फूलों के आकार और सुगंध में भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ये तो पौधों की बात हो गई। फिर जब हम सैर करते हैं प्रकृति की तो वहाँ पे हम जंतुओं की भी एक सूची यहाँ पे बनाने को हमारे लिए कहा गया है। और ये सूची जो है उनके रहने के स्थान के आधार पे, जंतु क्या भोजन करते हैं उसके आधार पे, और जंतु किस प्रकार से गति करते हैं उसके आधार पे हमें एक तालिका बनाने को कहा गया है। तो इस तालिका में आप ध्यान से देखिए, ये अलग अलग प्रकार के जंतुओं का अवलोकन करके ये तालिका बनाया गया है। इसमें जैसे कौवा है तो कौवा के रहने का स्थान है वृक्ष, कौवा कीटों को खाता है और कौवा उड़ सकता है और चल सकता है। वहीं चींटी जो है वो मिट्टी और बिलों में रहती है, भोजन के रूप में चींटी पत्तियों को, बीज को, कीट को खाती है। गति के प्रकार में हम देख सकते हैं कि चींटियां चलती हैं और कुछ चींटियां उड़ भी सकती हैं। तो इस तालिका का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें जंतुओं में काफ़ी सारी समानताएं और विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है, जैसा कि हमें पौधों के संदर्भ में भी देखने को मिला था। तो हम देखते हैं कि कुछ जंतु जो हैं वो भूमि पे रहते हैं, तो कुछ अन्य वृक्षों पे रहते हैं। पक्षी जैसे कि वृक्षों पे रहते हैं और मछलियों के बारे में आप देखेंगे वो जल में रहती है। फिर कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो कि जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, जैसे कि मेंढक। तो ऐसे जंतुओं को हम उभयचर कहते हैं। हिंदी में हम इनको उभयचर कहते हैं, इंग्लिश में हम इनको एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और फिर उनकी गति के प्रकारों में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। तो हमने जिन भी पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है उसके लिए एक नोटबुक में यहाँ पे एक स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने के लिए भी यहाँ पे कहा गया है। इसके साथ साथ एक और क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हर बच्चे को ये कहा जाता है कि आप 30 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए और एक पौधा और एक जंतु के बारे में बताइए। तो जब हम इन सारे बच्चों के द्वारा बनाए गए पौधे और जंतुओं की तालिका पे गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतु बनाए हैं। तो इससे हमें जैव विविधता के बारे में पता चलता है और यहीं से जैव विविधता की अवधारणा हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो आखिर जैव विविधता क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में जो पौधे और जंतुओं की विविधता पाई जाती है उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। और किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता में जितने भी सदस्य हैं उनमें से प्रत्येक सदस्य की अपनी एक अलग भूमिका होती है, जिसको हम इकोलॉजी के टर्म में इकोलॉजिकल निश कहते हैं। माफ कीजिएगा। इकोलॉजिकल निश कहते हैं, हिंदी में इसे हम पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। तो अब प्रत्येक क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्यों की अपनी एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ क्या करते हैं, कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु क्या करते हैं, फल खाने के बाद उसके बीजों को फैलाने में सहायता करते हैं। तो इसके अलावा कई सारे उदाहरण हैं जिससे हमें प्रत्येक सदस्य का अपना एक भूमिका का पता चलता है। तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये दोस्तों हमने जैव विविधता के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि पौधों और जंतुओं के समूह हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम एक पौधों को दूसरे पौधों से अलग करेंगे, कैसे हम जंतुओं के एक समूह को दूसरे समूह से अलग करेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, जब हम अपने नोटबुक और पुस्तकों को व्यवस्थित करते हैं तो हम किसी न किसी आधार का सहारा लेते हैं। तो जब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतु भी देखने को मिलते हैं। तो हम उनको उनकी समानताओं के आधार पे, हम उनको उन्हीं विभिन्नताओं के आधार पे समूहन उनका कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर से क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें अलग अलग प्रकार के पौधों और जंतुओं का चित्र इकट्ठा करना है। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से जो हमारा निष्कर्ष निकलता है वो ये कि अलग अलग समूहों ने अलग अलग आधार का इस्तेमाल किया पौधों और जंतुओं के समूहन के लिए। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, हो सकता है कि अलग अलग विद्यार्थियों ने क्या किया है कि अलग अलग
सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया होगा। इस वजह से हो सकता है कि उनके पीछे के जो भी आधार हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के लिए आधार के रूप में चुना हो सकता है किसी दूसरे विद्यार्थी ने पौधे के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति या उसकी अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो। तो इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग प्रकार के आधार के सहायता से पौधों और जंतुओं का समूहन किया जाता है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि पौधों और जंतुओं के समूहन करने का कोई एकमात्र आधार नहीं है, इसके मल्टीपल आधार हो सकते हैं, इसके कई सारे विविध प्रकार के आधार हो सकते हैं। जैसे फूलों की अनुपस्थिति या उपस्थिति हो सकता है। पौधे के तने के बारे में हम देख सकते हैं कि पौधे का तना कठोर है या कोमल है, इसके आधार पे भी हम पौधों को वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर जंतु के संदर्भ में हम जंतु के खान पान के स्वभाव को आधार बना के जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। साथ ही साथ जंतु किस स्थान पे रहते हैं उस स्थान के आधार पे भी हम उस जंतुओं का समूहन कर सकते हैं। तो हम कोई भी जंतु क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और किस रंग के होते हैं, इस आधार पर जंतुओं का समूहन कर सकते हैं। तो आखिर सवाल ये उठता है कि हम जिस समूहन की बात कर रहे हैं उस समूहन का क्या महत्व है। दोस्तों, जब भी हम पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहन करते हैं तो इससे उन पौधों और जंतुओं के बारे में हमारी जो समझ है और जब हम उनके अध्ययन करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है और इसकी वजह से हम अपने आसपास की जैव विविधता को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए समूहन बनाने का ये महत्व है कि हम पौधे और जंतुओं के बारे में आसानी से और जैव विविधता के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि पौधों का समूह हम कैसे बनाते हैं। देखिए, पौधों में तने होते हैं, उनके में पत्तियां होती हैं, फूल होती हैं। तो इन संबंधित ये जो सारी विशेषताएं हैं वो अलग अलग पौधों में अलग अलग होती हैं। अलग अलग पौधों के तने में आप देखेंगे कि किसी के तने मोटे होते हैं, किसी का कोई पौधा बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे अपना तना बनाता है, किसी के तने कठोर होते हैं तो किसी के कोमल होते हैं। फिर पत्तियों के संदर्भ में भी आप देखेंगे अलग अलग पौधों की पत्तियों में जो आकृति है, रंग है, आकार है और व्यवस्था है, इन सब आधार पर भिन्नता होती है। तो हम किसी एक विशेषता के आधार पर अगर हम समूहन बनाने का प्रयास करते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन पौधों के समूहन की कोई एक विशेषता नहीं है, इसकी कई सारी विशेषताओं के आधार पर हम पौधों का समूहन कर सकते हैं। तो हमने पहले की कक्षा में ये सीखा है कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर हम शाक, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में कर सकते हैं। तो हम अभी पौधों की विशेषताओं का ज़्यादा विस्तार से अध्ययन करेंगे और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रियाकलाप करने को कहा गया है जो हमारे काम की चीज़ नहीं है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों का समूहन किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आम है, तो आम की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। आम के तने की प्रकृति को देखें तो इसका रंग भूरा होता है और ये कठोर होता है, साथ ही साथ मोटा होता है। ठीक है। गुलाब के बारे में हम देखते हैं, गुलाब की ऊंचाई मध्यम होती है, इसके तने की प्रकृति देखें तो रंग भूरा होता है, तना कठोर होता है और इसका तना पतला होता है। तो इन सब के माध्यम से यहाँ पे देखिए, आम क्या है, वृक्ष है, गुलाब क्या है, झाड़ी है, टमाटर क्या है, शाक है। तो इस तीन उदाहरण के माध्यम से हमें शाक, झाड़ी और वृक्षों के बीच में अंतर दिखाया गया है। तो देखिए, एक एक करके हम देखते हैं कि वृक्ष क्या होता है, झाड़ी क्या होता है और शाक क्या होता है। देखिए, ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है जो बहुत ऊंचे होते हैं और जिनके तने मोटे, कठोर, भूरे और लकड़ी जैसे होते हैं। साथ ही साथ ऐसे पौधों में जो शाखाएं होती है भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलती है। तो ऐसे पौधों को हम वृक्ष कहते हैं और इसका उदाहरण आपका आम का पेड़ ले सकते हैं, ये रहा वृक्ष। ठीक है। अब झाड़ी के बारे में हम देखते हैं, तो झाड़ी ऐसे पौधे होते हैं जो वृक्षों की तरह तो ऊंचे नहीं होते, लेकिन इन पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं और इनके जो तने होते हैं वो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। मैंने वृक्ष के बारे में आपको बताया कि वृक्ष में जो तने होते हैं वो भूमि से काफ़ी ऊंचाई पर जाके शाखा के रूप में निकलते हैं, वहीं झाड़ी में जो तने होते हैं वो भूमि के निकट से ही शाखाओं के रूप में निकलते हैं। झाड़ियों में भी तने कठोर होते हैं लेकिन ये वृक्ष के जितने मोटे नहीं होते। माफ़ कीजिएगा। तो इसको हम झाड़ी कहते हैं। इसका उदाहरण आप गुलाब का पौधा ले सकते हैं।
फिर कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो आकार में काफ़ी छोटे होते हैं और उनके तने काफ़ी कोमल होते हैं और हरे होते हैं, तो ऐसे पौधों को हम शाक कहते हैं। इसका उदाहरण है टमाटर का पौधा। फिर इसके अलावा कुछ और भी प्रकार के पौधे होते हैं जिनको हम क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कहते हैं। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कहते हैं। तो क्रीपर्स दोस्तों ऐसे पौधे होते हैं जो ऊपर चढ़ने के लिए या ऊपर बढ़ने के लिए एक सहारा लेते हैं। इनको हम हिंदी में आरोही लता कहते हैं। फिर कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, इनको हम विसर्पी लता या क्रीपर्स कहते हैं। तो क्लाइंब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्लाइंब से मतलब ऊपर चढ़ना। तो ऊपर चढ़ने के लिए जिन पौधों को सहारे की आवश्यकता होती है हम उनको क्लाइंबर्स कहते हैं, और ज़मीन पर फैलने के लिए जिन पौधों को जो पौधे ज़मीन पर फैलते हैं हम उनको क्रीपर्स कहते हैं। तो और भी कई सारी अन्य विशेषताएं हो सकती है जिनके आधार पे पौधों के हम अलग अलग समूह बना सकते हैं। ये तो हमने ऊंचाई, तने की प्रकृति, इन दो आधारों पे हमने पौधों का समूह बनाया है। तो और कौन कौन से आधार हो सकते हैं आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका शिरा विन्यास, यानी शिरा विन्यास के आधार पर भी हम पौधों का समूहन कर सकते हैं। शिरा विन्यास क्या होता है दोस्तों, देखिए किसी भी पत्ती को जब आप ध्यान से देखेंगे तो पत्ती पे कुछ पतली रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं, ये सारी पतली रेखाएं, इन्हीं को हम शिरा कहते हैं। तो इन शिराओं का जो पैटर्न होता है हम उसको शिरा विन्यास कहते हैं। तो आप देखिए गुड़हल की पत्ती है ये, उसका शिरा विन्यास जो है वो जालिका रूपी है, एक जाल के रूप में ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। वहीं आप केले की पत्ती पर देखेंगे तो समांतर शिरा विन्यास हमें देखने को मिलता है। इसमें इसकी जो शिराएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हमें प्रतीत होती है। घास की पत्ती में भी हमें समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। तो इन पौधों के पत्तियों की शिरा विन्यास में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो कुछ पत्तियों में जो जालिका रूपी शिरा विन्यास हमें देखने को मिलता है, जैसे गुड़हल की पत्तियां। तो कुछ पत्तियों में हमें समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है, जैसे केले की पत्ती और घास की पत्ती। तो ये हमने देखा। माफ कीजिएगा। तो हम शिरा विन्यास के आधार पर भी पौधों का समूहन कर सकते हैं। अब जरा हम पौधों की जड़ों के बारे में जानते हैं कि क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं, क्या सभी जड़ें एक जैसी होती हैं। तो हम जड़ के आधार पर भी पौधों को विभाजित कर सकते हैं, पौधों का समूहन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है, और इस क्रियाकलाप में आपको यहाँ पे दो तस्वीर दिख रही होगी। उसमें एक मूसला जड़ तंत्र है, वहीं दूसरा रेशेदार जड़ तंत्र या झकड़ा जड़ तंत्र। तो जब आप ये क्रियाकलाप करते हैं तो हम देखते हैं कि जड़ों में समानताएं और विभिन्नताएं दोनों देखने को मिलती है। तो सरसों के पौधों की जड़ों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक मुख्य जड़ होती है और इससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती है। ऐसी जड़ों को हम मूसला जड़ कहते हैं। अब देखिए या इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये सरसों का पेड़ है, इसमें ये एक मुख्य जड़ है और इसके दोनों तरफ से छोटी छोटी जड़ें निकली हुई है। तो हम ऐसे जड़ तंत्र को मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। वहीं घास के पौधे में आप देखेंगे कि तने से ही कई छोटे छोटे जड़ ऐसे निकले हुए हैं, इनको हम झकड़ा या रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार के जड़ों के आधार पर भी पौधों का समूहन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि क्या किसी पौधे की पत्ती में जो शिरा विन्यास पाया जाता है उसमें और किसी पौधे की जड़ में कोई संबंध होता है। चलिए हम इसका पता लगाते हैं। फिर से एक क्रियाकलाप है दोस्तों जो हमारे काम का नहीं है। अब इस क्रियाकलाप के आधार पे यहाँ पे एक तालिका तैयार की गई है। तो जो सवाल था कि क्या किसी पौधे के पत्तियों के शिरा विन्यास में और किसी पौधे के जड़ में कोई संबंध होता है, तो उस सवाल का जवाब ये है कि सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उसकी जड़ें मूसला होती हैं, और जिन पौधों में समांतर शिरा विन्यास होता है उनकी जड़ें झकड़ा होती है। तो यहाँ पे एक हमें संबंध देखने को मिला है शिरा विन्यास में और जड़ की प्रकृति में। तो जहाँ पे मूसला जड़, वहाँ पे हमें क्या जालिका रूपी शिरा विन्यास, जहाँ पे हमें माफ कीजिएगा झकड़ा जड़ जहाँ पे है वहाँ पे हमें समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जड़ में और शिरा विन्यास में क्या संबंध है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे ये परस्पर हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हुए तो देखते हैं कि किसी भी पौधे के बीज में, उसके जड़ के प्रकार में और उस पौधे की पत्ती के शिरा विन्यास में क्या परस्पर संबंध है।
फिर हम ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दो तस्वीर दिख रही होगी, एक चने के बीज की तस्वीर है, एक मक्के के बीज की तस्वीर है। चने के बीज में आपको दो बीज पत्र देखने को मिल रहे हैं, एक ये, दूसरा ये। यही मक्के का जो ये बीज है, इसमें आपको एक ही बीज पत्र देखने को मिलेगा। तो ऐसे पौधे जिनमें जिन जिन पौधों के बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, हम उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। इस इंग्लिश में इनको हम डाइकोटिलेडॉन्स कहते हैं। अब इंग्लिश में देखिए, डाई का मतलब होता है दो, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि द्विबीजपत्री में जो डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं उसका मतलब होता है द्विबीजपत्री। और ऐसे पौधों के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं। फिर कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन पौधों के बीज में एक ही बीजपत्र होता है, तो ऐसे पौधों को हम एक बीजपत्री कहते हैं, जिसका उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, मक्का है। और द्विबीजपत्री का उदाहरण जो है वो चना है। तो पौधों के पत्तियों में, पौधे में जो बीज पाए जाते हैं उसमें, और पौधे की जड़ में, यहाँ पे एक संबंध हमें दिखाया गया है। और वो संबंध क्या है कि देखिए, पहले आपको संबंध वो याद होना चाहिए, मूसला जड़ तो जालिका रूपी शिराविन्यास, ठीक है। झकड़ा जड़ तो समांतर शिराविन्यास, ठीक है। अब इस संबंध में एक और चीज़ जुड़ जाती है। जब आपकी जड़ मूसला है, जब आपके पौधे की पत्तियों में जो शिराविन्यास है वो जालिका रूपी शिराविन्यास है, तो आपका जो पौधा होता है वो सामान्यतः द्विबीजपत्री होता है। ये आप ध्यान देंगे। फिर झकड़ा जड़ वाले पौधों की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास देखने को मिलता है, और ऐसे पौधे अक्सर एक बीजपत्री होते हैं, सामान्यतः आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये संबंध दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है, जिसके बारे में अभी यहाँ पे आपको इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया। माफ कीजिएगा, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पौधों का समूहन किया, उसके लिए हमने कई सारे आधार देखे, जिसमें हमने सबसे पहले ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पे पौधों का समूहन किया। फिर हमने पौधे की पत्तियों के शिराविन्यास के आधार पे पौधों का समूहन किया। फिर हमने पौधों की जड़ के आधार पे पौधों का समूहन किया। इसके अलावा हमने फिर जो पौधों में बीज पाए जाते हैं, तो पौधों में किस प्रकार के बीज पाए जाते हैं उनके आधार पे हम पौधों का हमने समूहन किया, जिसमें हमने द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के रूप में ये समूहन किया था। तो ये हमने पौधों का दोस्तों समूहन किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जंतुओं के आधार में भी, माफ कीजिएगा, जंतुओं के समूहन में भी हम एक से अधिक विशेषताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो पौधों की तरह जंतु भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आप देखिए कि इन जंतुओं का समूहन हम कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले जो है यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, उस क्रियाकलाप में आपको ये बताया गया है कि जंतुओं की गति और जंतुओं की गति के लिए कौन से अंग प्रयोग में आते हैं, उसके आधार पर जंतु अलग अलग होते हैं, है ना। जंतुओं का समूहन हो सकता है। जैसे जंतु है चींटी, तो चींटी किस प्रकार से गति करती है? चींटी चलती है ना। चींटी फिर गति के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल करती है। बकरी जो है वो चल भी सकती है, कूद भी सकती है, और उसके लिए भी अपनी टांगों का इस्तेमाल करती है। तो इस तालिका से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि हम जंतु किस प्रकार से गति करते हैं और अपनी गति के लिए वो कौन से अंग का इस्तेमाल करते हैं, इसके आधार पर जंतुओं का समूहन किया जा सकता है। तो जब हम ऊपर में जो तालिका दी गई है उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार से गति करते हैं। कुछ जंतु उड़ सकते हैं, कुछ जंतु दौड़ सकते हैं, कुछ रेंग भी सकते हैं, कुछ चल भी सकते हैं, और कुछ तो कूद फान भी सकते हैं। तो ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, गति करने के लिए शरीर के अलग अलग अंग का उपयोग करते हैं। किसी के पास गति करने के लिए पंख है, तो किसी के पास पैर हैं, किसी के पास और भी दूसरे अंग हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं का समूहन किया जा सकता है। इसके अलावा अनेक जंतु आकृति में, आकार में, संरचना में, अपने रंग में और भी कई सारी विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इन्हीं में से कुछ विशेषताओं का उपयोग करके हम जंतुओं का समूहन अन्य आधारों के आधार पे, अन्य आधारों की सहायता से भी कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जिस तरीके से हमने पौधों का समूहन किया था, उसी तरीके से हम जंतुओं का समूहन भी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर कर सकते हैं। और इस समूहन के कारण हमें किसी भी जंतु की या किसी क्षेत्र की जैव विविधता को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, और उस जंतु विशेष के संबंध में भी हमें समझने में आसानी होती है।
अब यहाँ पे दोस्तों एक वैज्ञानिक से हमारा परिचय करवाया गया है जिनका नाम है जानकी अम्माल। जानकी अम्माल एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जिन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन किया और भारत के पौधों की जैव विविधता को संरक्षण देने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में भी कई सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। तो इन्होंने ही भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जानकी अम्माल ने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि साइलेंट वैली आंदोलन आखिर क्या था। तो केरल के पलक्काड जनपद के जंगल की ये एक वास्तविक कहानी है जहाँ पे आर्द्र सदाबहार जंगलों को जल विद्युत बांध के कारण काटा जा रहा था। तो उसी आर्द्र सदाबहार जंगल के समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को एक अद्वितीय आंदोलन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस आंदोलन में उन लोगों ने भागीदारी दिखाई जो उस जंगल के आसपास नहीं रहते थे। ये आंदोलन जो है लगभग 10 वर्षों तक जारी रहा और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, न्यूज़पेपर के संपादकों को पत्र लिखा गया, समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित किए गए, सेमिनार आयोजित किए गए और यहाँ तक कि न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की गई, न्यायालय में अपील भी किए गए। जितने भी उपलब्ध संभव साधन थे उन सभी साधनों का इस्तेमाल किया गया और अंततः साइलेंट वैली को बचाया गया, साइलेंट वैली के आर्द्र सदाबहार जंगल को बचाया गया। तो यहाँ पे साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए थी। तो ये दोस्तों हमने पौधों और जंतुओं के समूहन के बारे में बात की, जानकी अम्माल के बारे में देखा और साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के बारे में देखा। अब देखिए हम बात करेंगे पौधे और जंतुओं के बारे में कि वो किस तरीके से अलग अलग परिवेश में रहते हैं और अलग अलग परिवेश में रहने के कारण उनमें किस तरीके की भिन्नताएं पैदा होती है। देखिए, जब आप प्रकृति का सैर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि अलग अलग जीव जंतु अलग अलग परिवेशों में रहते हैं और इन जंतुओं की गति भी उनके परिवेश पर निर्भर करती है। जैसे अब मछली के बारे में सोचिए, मछली जल में रहती है तो जल में वो तैर के गति करती है और तैरने के लिए मछली के जो शरीर होते हैं वो आपको स्ट्रीम लाइन देखने को मिलते हैं, धारा रेखित देखने को मिलते हैं और उनके फिन्स भी होते हैं तैरने के लिए। बकरी को देखिए तो बकरी एक घास वाले क्षेत्र में रहती है और बकरी की टांगों की सहायता से चलती है। तो अलग अलग जंतुओं के आकार और आकृति भी परिवेश के आधार पर बदलते रहते हैं, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे फिर से एक क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप में अलग अलग परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु और पौधों के बारे में बताया गया है। जैसे मरुस्थल में ऊंट पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में आपको देवदार का वृक्ष मिलेगा, महासागर में आपको मछली देखने को मिलती है तो जंगल में आपको शेर देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु और पौधों के संबंध में जब आप अवलोकन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु दूसरे प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं से अलग होते हैं। अब कक्षा में जब चर्चा हो रही थी तो एलेक्स को ये याद आता है कि राजस्थान के मरुस्थलों में उसने नागफनी के पौधे को देखा था जिसके तने काफ़ी मांसल और मोटे थे। माया को याद आता है कि जब वो हिमाचल प्रदेश गई थी तो हिमाचल प्रदेश में उसने देवदार के वृक्षों को देखा था जिसका आकार शंक्वाकार था, ठीक है, और इस देवदार के वृक्ष की शाखाएं काफ़ी लचीली थी। तो यहाँ पे हम ध्यान दीजिए कि आप ये देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो हम ये यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एक क्षेत्र की जैव विविधता दूसरे क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की बहुत कमी होती है, राइट। जो शुष्क मरुस्थल होते हैं वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और ऐसे जंतु पाए जाने चाहिए जो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सके और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त कर सके। तो मरुस्थल में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनके तने मांसल इसलिए होते हैं ताकि वो जल का संग्रह कर सके और जल का संग्रह अपने तने में करने के कारण वो वहाँ की गर्म परिस्थितियों से भी बच सकते हैं। तो इस तरीके से आपने मरुस्थल में क्यों मांसल तने वाले पौधे पाए जाते हैं इसको देखा। अब बात करते हैं अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि अक्सर हिमपात होता रहता है। अब जब हिमपात होता है और ये हिम अगर किसी पेड़ के ऊपर जमा हो जाए तो वो फिर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए
और अपने आप को जिंदा रखने के लिए वहाँ के पेड़ों की जो बनावट होती है वो इस प्रकार की होती है कि जब इनके ऊपर बर्फ आके ऐसे पड़े तो वो धीरे धीरे फिसल के नीचे आ जाए। और इनकी शाखाएं भी काफ़ी लचीली होती है, तो लचीली शाखा होने के कारण जो बर्फ है वो बहुत ज़्यादा समय तक इन पेड़ों के ऊपर ऐसे नहीं टिक सकता, और ये पेड़ बर्फ को नीचे गिरा देते हैं फिसला के। और देवदार के जो वृक्ष थे जिनकी शंक्वाकार आकृति थी वो इसी के संदर्भ में यहाँ पे आपको बताया गया। तो इन दो उदाहरणों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग स्थानों की जैव विविधता अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग स्थानों में परिस्थितियां अलग अलग होती है। ठीक है। अब ये तो हमने पौधों के संदर्भ में जैव विविधता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्यों होती है इसको समझा। अब जरा हम जंतुओं के संदर्भ में इसको समझते हैं। आप देखिए, राजस्थान के गर्म मरुस्थल का जो ऊँट है वो लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊँट से काफ़ी अलग है। अब इन दोनों को अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से काफ़ी लाभ मिलते हैं। जैसे देखिए, गर्म मरुस्थल के जो ऊँटों के पैर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और इनके खुर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं। एलेक्स को उसकी दादी ने यह समझाया था कि ये लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ठंडे मरुस्थल वाले ऊँट होते हैं उनका साइज छोटा होता है, उनके पैरों की ऊंचाई भी कम होती है। तो ये छोटे पैर जो होते हैं वो उनको ठंडे पहाड़ी मरुस्थल क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में भोजन भी सहजता से उपलब्ध नहीं होता, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की कमी के साथ साथ हमें भोजन की भी अल्पता देखने को मिलती है। तो ये ऊँट जो है अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। अब आप इस तस्वीर में देखिए, ये गर्म रेगिस्तान का ऊँट है जिसमें एक कुबड़ है और ये ठंडे रेगिस्तान का ऊँट है जिसमें दो कुबड़ है। तो हम ये देखते हैं कि गर्म मरुस्थल में जो पाने ये ऊँट पाए जाते हैं उनमें एक कुबड़ होता है और ये भोजन की कमी के दौरान उनको जीवित रखने में सहायक होता है। कैसे? देखिए, जब गर्म मरुस्थल में ये जो कुबर वाले ऊँट होते हैं ये अपने कुबरों में भोजन को और जल को संचित कर लेते हैं। अब चूंकि मरुस्थल में भोजन की कमी होती है, जल की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में जब इनको भोजन और जल नहीं मिल पाता है तो ये अपने कुबर में संचित भोजन और जल का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को जीवित रख पाते हैं। सेम चीज़ आप ठंडे मरुस्थल वाले ऊँट में भी देखेंगे, उसमें दो कुबड़ होते हैं। तो सर्दियों में ये जो दो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं ये इन कुबड़ में संचित भोजन का, इन कुबड़ में संचित जल का इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने आप को जीवित रख पाते हैं। तो मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में इन सारी विशेषताओं के अलावा और भी कई सारी विशेषताएं सहायक हो सकती है। जैसे आप देखेंगे कि मरुस्थल में जो ऊँट पाए जाते हैं उनमें मूत्र विसर्जन में उनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। वो बहुत ज़्यादा कम मूत्र विसर्जन करते हैं। फिर इसके अलावा उनका गोबर भी सूखा होता है, यानी गोबर से भी वो जितना जल संभव हो उसको सोख लेते हैं। फिर उन्हें पसीना भी नहीं आता। तो इस तरीके से अगर वो अपने शरीर से बहुत ज़्यादा पानी का त्याग नहीं करते हैं तो वो बिना जल के भी कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस मरुस्थल में जो ऊँट पाए जाते हैं उन्होंने किस तरीके से अपने आप को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लिया था। फिर माया ने नीलगिरी के शोला वन में जो खूबसूरत लाल फूल वाले बुरांस देखे थे, जिसको हम रोडोडेंड्रॉन कहते हैं, उसके बारे में बताया। उसने बताया कि उसकी ऊंचाई बहुत कम होती है पर उसके पत्ते छोटे होते हैं और ये इसलिए होता है ताकि कम ऊंचा होने की वजह से वो पहाड़ की चोटियों पर जो तेज़ हवाएं चलती है उनसे बच सके। लेकिन सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि सिक्किम में तो पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे उन अलग अलग क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए अलग अलग विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। फिर सागर ने भी अपने सहपाठियों को बताया कि जब वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया था तो वहाँ पे उसने विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा था, और जिसके बारे में उसके पिता ने उसको समझाया था कि मछलियों का जो शरीर होता है वो धारारेखित होता है और धारारेखित होने की वजह से उन्हें जल में तैरने में मदद मिलती है। तो इस पूरे डिस्कशन से हमने क्या सीखा दोस्तों? इस पूरे चर्चा का निष्कर्ष ये है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे और जंतु हैं उनकी अपनी एक अलग विशेषता होती है जो कि उनको वहाँ पे अपने उस क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। और इन्हीं विशेषताओं को, जो इन पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, इन्हीं विशेषताओं को हम अनुकूलन कहते हैं। तो देवदार के पेड़ का आकार शंक्वाकार होना या फिर बुरांस की ऊंचाई कम होना, ये सारे अनुकूलन के उदाहरण हैं जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। तो ये हमने अनुकूलन देखा। अब देखिए,
पौधे और जंतु किसी न किसी स्थान पर रहते हैं। तो पौधे और जंतु जिन प्राकृतिक स्थानों पर पाए जाते हैं हम उसे उनका आवास कहते हैं। जैसे समुद्री कछुओं का आवास समुद्र है, ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है, बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। तो पौधों और जीव जंतुओं का आवास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस आवास से उन पौधों और जंतुओं को भोजन मिलता है, जल मिलता है, वायु मिलता है, आश्रय मिलता है और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें उनको मिलती है। तो कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। तो आवास किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में किसी पौधे और जंतु का आवास जितना ज़्यादा समृद्ध होगा, उस क्षेत्र की जैव विविधता भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक से हमारा परिचय करवाया गया है जिनका नाम है सलीम अली। इन्होंने भारत के पूरे लगभग सभी क्षेत्रों की यात्रा की, उन क्षेत्रों के बारे में बताया जहाँ पे हमें पक्षियों के संरक्षण की ज़रूरत है। तो इन्होंने कई सारे क्षेत्र ऐसे बताए, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य हो गया, भरतपुर हो गया, राजस्थान हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों में इन्होंने बताया कि पक्षियों के संरक्षण की आवश्यकता है। साथ ही साथ इन्होंने एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला भी लिखी जो कि 10 खंड की है और ये भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों के बारे में हमें जानकारी देती है। तो पक्षियों के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण हम इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया यानी भारत का पक्षी पुरुष भी कहते हैं। और पर्यावरण संरक्षण में और पक्षियों के संरक्षण में इनके योगदान के लिए 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो हमारे देश में एक उच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। तो ये दोस्तों हमने देखा आवास के बारे में। अब हम अलग अलग विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। देखिए अभी भी हम क्या कर रहे हैं, पौधे और जंतुओं का समूहन कर रहे हैं। तो आवास के आधार पर भी हम पौधों और जंतुओं का समूहन कर सकते हैं। जैसे जो पौधे और जंतु स्थल पर पाए जाते हैं हम उन्हें स्थलीय आवास कह सकते हैं, है ना। जैसे स्थलीय आवास में आपको वन देखने को मिल सकता है, घास के मैदान देखने को मिल सकते हैं, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिल सकता है। तो ये सब स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। वहीं कुछ पौधे और जंतु जल में भी पाए जाते हैं, तो इनके आवास को हम जलीय आवास कहते हैं। जैसे आप तालाब, झील, नदियाँ और महासागर को देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो कि स्थल के साथ साथ जल में भी रह पाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम उभयचर जंतु कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेंढक। मेंढक ज़मीन पे भी रह लेता है और पानी में भी रह सकता है। अब दोस्तों आवास के बारे में हमने इसका महत्व देखा कि आवास से किसी भी पौधों को, किसी भी जंतु को बहुत सारी चीज़ें जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वायु हो गया, ये सब चीज़ें मिलती है। तो अगर किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? अगर बकरी को खाने के लिए घास न मिले, अगर मछली को जल न मिले तो क्या होगा? देखिए जब आप अपने दादा दादी या अपने माता पिता से बात करेंगे तो आप ये जानेंगे कि उनको बचपन में कई सारे ऐसे पौधे दिखते थे जो अब उन्हें नहीं दिखते। बचपन में उन्हें कई सारे जंतु दिखते थे जो अब वो उन्हें नहीं दिखते। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो जब भी किसी पौधे या किसी जंतु का आवास नष्ट होता है तो ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं जो उन पौधों और जंतुओं को विलुप्ति के कगार पे पहुंचा देते हैं। तो पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति होने से वे अपने घर से, अपने भोजन से और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं और इस वजह से हमारे क्षेत्र में जैव विविधता की हानि होती है। अब इस जैव विविधता की हानि के उदाहरण के रूप में यहाँ पे 3 स्पीशीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं बंगाल टाइगर को, फिर चीता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अब देखें कि मानवीय गतिविधियों के कारण इन तीनों स्पीशीज़ के आवास को काफ़ी क्षति पहुंची है। तो भारत सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए और चीता के लिए और बंगाल टाइगर के लिए संरक्षण के कई सारे मुहिम चलाए हैं। जैसे आप देखेंगे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। चीता की संख्या को पुनर्स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास योजना भी प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए आप देखेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में जो है एक उपकरण भी स्थापित किए गए, क्योंकि इनकी मौत सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइंस होती है, बिजली की जो पोल्स होते हैं, बिजली वायर्स, उससे टकरा के होती थी। तो वहाँ पे एक डाइवर्टर लगा दिया गया जो इनको डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, तो इन सारे पहलों के माध्यम से हमारे देश के अंदर जैव विविधता को संरक्षित किया जा रहा है। अब यहाँ पे सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसके बारे में हमारे बात करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए
जो सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। आप उसको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सेक्रेड ग्रोव्स ऐसे अबाधित वन क्षेत्र होते हैं जिनका आकार बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा तक भी हो सकता है। अब ये पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स पूरे भारत में फैले हुए हैं। ये इन सेक्रेड ग्रुप्स में हमें कई प्रकार के औषधीय पौधे भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ ये पवित्र उपवन बहुत सारे जंतुओं के घर भी हैं। अब इनका संरक्षण जो है वो स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाता है और इस पवित्र उपवन में किसी भी व्यक्ति को किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाने या पेड़ों को काटने की या किसी क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से पवित्र उपवन जो है वो सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। तो आपके स्टेट में कहाँ कहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, इसके बारे में आप पता लगाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी जो हमने चर्चा की, इस चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? इस चर्चा का निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखना है तो हमें पृथ्वी पर के जैव विविधता को की रक्षा करनी पड़ेगी। हमारे आसपास जो पौधे और जीव जंतु हैं उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। हमें इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि ये सारे जीव जंतु बचे रह सके और फलते फूलते रहें, क्योंकि हमारा खुद का अस्तित्व इन सारे जीव जंतुओं के अस्तित्व पर निर्भर करता है। अगर ये पौधे और जीव जंतु विलुप्ति के कगार पे पहुंच गए तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि जितना संभव हो उतना आप पेड़ पौधों की रक्षा करें, उतना आप जीव जंतुओं की रक्षा करें और अपने आसपास जैव विविधता की रक्षा करें, ताकि आपका अस्तित्व और आपके जैसे और आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य, ये दोनों ही सुरक्षित रह सके। तो तब तक दोस्तों, इस चैप्टर में इतनी ही बातें थी और इस चैप्टर के बाद दोस्तों मैं तीसरे चैप्टर में कई सारी ज़रूरी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगा। तो अगर अभी तक आपने दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि पूरे चैप्टर को कवर करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना। और आप जब लाइक करते हैं और आप जब सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे मुझे भी उत्साह मिलता है और मैं नई नई इनिशिएटिव्स पे लेके आता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।